मैम भाजपा वालों से एक क्वेश्चन है मेरा मैम। जो अभी कह रहे थे कि जी बीजेपी वाले हम रिपीट करेंगे, जयराम सरकार रिपीट करेंगी, तो मेरा बीजेपी वालों से एक क्वेश्चन है जी। जो ये सबसे पहले तो इनका जो एंट्री हुई जी 2014 में झूठ से शुरू हुई, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरी बात, लोगों ने विश्वास किया, वोट दिया, और 24 में इनका सुपड़ा साफ है। अब दूसरा क्वेश्चन, अभी इलेक्शन हो रहे हैं प्रदेश में, तो मैं प्रदेश डबल इंजन सरकार से, इन्होंने कहा जयराम जी ने अच्छा काम किया, जयराम जी डबल इंजन की सरकार बोली हमने विकास किया। हम यहाँ भी राजधानी में, तो हम यही की बात करेंगे। राजधानी शिमला, 5 साल में मैं भी शिमला राजधानी में 20 किलोमीटर के रोड में खड्डे ही खड्डे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। बिगुल बज चुका है, मतदान हो चुका है। मैं निखिल रघुवंशी हिमाचल प्रदेश चुनावी विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन होगा सत्ता से दरकिनार और किसकी बनेगी सरकार, ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी होगी जीत, जानेंगे आज। इस बार लोगों का मतदान रिवाज बदलने के लिए है या फिर राज बदलने के लिए, ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि राज्य में 5 साल सरकार से चला रही है बीजेपी और रिवाज बदलने का नारा लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी है। और हिमाचल प्रदेश में भी राजस्थान के जैसे ही हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। और इस नाते ये जो फैक्टर है कांग्रेस की तरफ मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार जनता ये रिवाज जारी रखा तो कांग्रेस की सरकार बनना तय माना जा रहा है। 1986 से आज तक हिमाचल में कोई भी पार्टी अपनी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। चाहे वीरभद्र सिंह हो, शांता कुमार हो, प्रेम कुमार हो, धूमल जैसे दिग्गज नेता भी अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं पहुंचा सके। यही वजह है कि बीजेपी ने भी मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए सीएम जयराम के चेहरे की जगह पीएम मोदी का चेहरा सामने रखा है। ये एक तरीके की विशेष रणनीति है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि इस बार होने वाले जो 2022-23 के विधानसभा के चुनाव है और 10 बड़े राज्यों में चुनाव केवल पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, ना कि राज्यों के सीएम के उम्मीदवारों के ऊपर चेहरों पर लड़ा जाए। इस समय मोदी देश के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है और उनका मैजिक कई बड़े राज्यों में चल चुका है। हिमाचल में भी मोदी और अन्य बड़े नेताओं ने जमकर कैंपेनिंग की है। महामृत्युंजय आशीर्वाद लेने रा मौका मिलिया। देवभूमि। अगर उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा की तरह हिमाचल प्रदेश में भी मोदी का जादू चलता है तो बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी कैंपेनिंग में स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया है, जैसे बेरोजगारी, ओपीएस, पुलिस भर्ती, पीपीई किट घोटाले का मुद्दा भी उठाया है। और इस चुनाव में 2 ऐसे फैक्टर हैं मेरे दोस्तों जो पार्टियों की हार और जीत को तय करेंगे, डिसाइड करेंगे। और डिसाइड करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेंगे। एक तो है ओपीएस मतलब कि ओल्ड पेंशन योजना, और दूसरा है पार्टी से बगावत करना, जिसको लेकर कई बार रूठने मनाने का दौर चला। हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी उसमें राज्य के कर्मचारियों की अहम भूमिका भी रहती है और इस विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन योजना सबसे बड़ा मुद्दा रही है। वहीं कांग्रेस ने उस मुद्दे को एक बड़े आक्रामक तरीके से उठाया है, जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। राज्य में लगभग हर दूसरे घर में कोई ना कोई सरकारी मेंबर रहा है, सरकारी नौकरी में रहा है, जिन्हें ओपीएस का इशू सीधे प्रभावित करता है। इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी 10 गारंटियों में ओपीएस को सबसे ऊपर रखा है और अपनी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में से लागू करने का ऐलान भी किया है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो कि बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी बना हुआ है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने अपनी पार्टी के 10 सिटिंग एमएलए और 2 मंत्रियों के टिकट काट दिए। बीजेपी इस फैसले के बाद जिस तरह से बगावत देखने को मिली है बीजेपी में, वैसे हिमाचल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। राज्य की टोटल 68 सीटों में से 31% यानी कि 21 सीटों पर बीजेपी के नेता बागी हो गए हैं। मतलब बीजेपी की 21 सीटों पर अपनी ही पार्टी के नेता निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में इन सीटों पर नुकसान झेलना पड़ सकता है बीजेपी को। इसे आप इस तरह से समझिए कि एक ही सीट पर 2 कैंडिडेट होने के कारण बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वह बढ़ जाएगा। इससे कांग्रेस कैंडिडेट को फायदा हो सकता है
कि कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिल सकें, ये भी हो सकता है। अब ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर बागी कैंडिडेट बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि बागी प्रत्याशियों के जीतने पर भी बीजेपी को ही फायदा होगा। वो कैसे? जैसे कि चुनाव में जीतने के बाद इनकी घर वापसी हो सकती है और बीजेपी इन्हें समर्थन देकर इनके साथ में समर्थन से सरकार बना सकती है। अब होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर सरकार बनाने के लिए फिर से विधायक खरीदने पड़े तो बीजेपी फिर से विधायक खरीद सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीएम मोदी चुनाव में बागियों की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसको पहले ही भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी कई रैलियों में इसका जिक्र भी किया है और जनता से ये अपील की है कि इस बार वोट पार्टी कैंडिडेट का चेहरा देखकर नहीं दे, बल्कि कमल का फूल देखकर दे। अब बात करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जीत के जो अहम फैक्टर हैं वो क्या हो सकते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है ओपीएस, मतलब कि ओल्ड पेंशन योजना, जिसमें हर एक कर्मचारियों की नाराजगी है। दूसरा है 1.5 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर बगावत, अपनी ही पार्टी के नेता बगावत पर उतारा है। तीसरा है धूमल कैंप का साइलेंट रहना। चौथा है पहाड़ की सरकार बदलने की परंपरा। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों कि हिमाचल और राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है चुनाव में। दूसरी बात करते हैं कि 5 साल से बढ़ती हुई महंगाई, ये भी एक फैक्टर बन सकती है इस चुनाव में। ये 5 बड़े फैक्टर हैं जो बीजेपी की हार का कारण बन सकते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि पीएम मोदी ने स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेन किया है यहाँ पर, जो जीत का एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। दूसरा फैक्टर है सभी 21 प्रत्याशी जो कि बीजेपी के हैं, अगर वो जीतते हैं, जो कि बगावती होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी घर वापसी भी हो सकती है। ऐसे में भी संभावना ये बन रही है कि ये बीजेपी को समर्थन देकर वापस जो है सरकार बनाने में इनकी मदद कर सकते हैं। अगला फैक्टर है केंद्र सरकार से मिले प्रोजेक्ट। हिमाचल को कई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से मिले हैं, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट हिमाचल की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं कांग्रेस के चेहरे का अभाव। ये भी बीजेपी के लिए फेवर में जाता हुआ मुझे दिख रहा है कि कांग्रेस में अभी कोई ऐसा चेहरा हिमाचल में उभर कर नहीं आ रहा है जिसके फेस पर जो है चुनाव लड़ाया जा सके। आगे बात करते हैं पार्टी की जो आक्रामकता का जो प्रचार था, मतलब कि पार्टी ने जिस आक्रामक तरीके से हिमाचल में प्रचार किया है, उस हिसाब से भी ये चुनाव मुझे बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर चुनाव में कैंपेनिंग की है। वहीं आगे बढ़ते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ये जो 4 फैक्टर हैं वो कांग्रेस को चुनाव जिता सकते हैं। वो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन योजना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है और आप लोगों को ये डिस्कस करके आपको पहले बता चुका हूँ कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चुनाव में उठाया वह ओल्ड पेंशन योजना का ही है और उसको लागू करने के लिए भी ऐलान कर चुकी है। दूसरा जो फैक्टर है बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तीसरा है यूथ के लिए नौकरियों का ऐलान करना। यूथ के लिए भी कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो उन्हें सरकारी नौकरी में स्थान देंगे। चौथा जो पॉइंट है 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो पहाड़ की जो राजनीति है, जो ट्रेंड है, वह हर साल में, हर 5 साल में सत्ता बदलने का रहा है। तो ये एक बड़ा एक्स फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में मुझे जाता हुआ नजर आता है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की सरकार यहां पर बनना तय है। तो ऑल ओवर हम अगर इस सेशन की बात करें तो हर एक फैक्टर पर हमने गौर से बात की और तो यहाँ पर मुझे कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में नजर आती है। और हिमाचल की राजनीति में अगर स्थानीय मुद्दों का जादू चलता है और अगर कांग्रेस इस मौके को भुना पाती है तो मुझे लगता है कि ये चुनाव कांग्रेस के फेवर में जा सकता है। पर यह तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि हिमाचल में रिवाज बदलेगा या वही रहने वाला है। तो दोस्तों, इस सेशन में हमने हिमाचल प्रदेश की चुनावी विश्लेषण को बहुत बारीकी से देखा है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।